दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टानो क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है राजस्थान जीके में राजस्थान की नदियां, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए राजस्थान की नदियां है और जो पीछे आप मेरे दृश्य देख रहे हैं ये चंबल नदी का दृश्य है। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे और राजस्थान की नदियों में, हम इसको तीन पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। एक, आप ये क्या तीन पार्ट है, क्यों बनाए गए हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नदियों का जो अपवाह तंत्र होता है, बहने की जो दिशा होती है वो कहाँ जाकर मिलती है, इस पे भी कई चीजें डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये आपका भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में कुछ नदियां तो बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलती है और कुछ अरेबियन सी के अंदर जाकर मिलती है, अरब सागर में जाके मिलती है। तो दो अपवाह तंत्र होते हैं नदियों के, एक तो वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेके जाती है, एक अरब सागर में पानी लेके जाती है, और एक होता है कि वो किसी भी समुद्र में अपना पानी नहीं लेती है बल्कि जमीन से ही शुरू होकर जमीन पे ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी ये तीन कैटेगरी होती है। एक होती है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपवाह तंत्र होता है, एक अरब सागर की ओर अपवाह तंत्र होता है, और एक आंतरिक अपवाह तंत्र होता है जो जमीन टू जमीन पे चलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीन तरह के अपवाह तंत्र होते हैं जिसमें आज हम, अब जो फर्स्ट देखिए यहां पर भी आप कुछ देख पा रहे हैं। तो लूनी नदी का जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये अपवाह तंत्र जा रहा है। लूनी नदी की जो नदी है ये कहाँ जा रही है, अरब सागर की तरफ जा रही है। जबकि पार्वती नदी है, गंभीरी नदी है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी है, यमुना में मिल जाती है। बनास नदी जो है वो चंबल में मिल जाती है और चंबल से ये यमुना में मिल जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो बे ऑफ बंगाल जाते हैं। अब देखिए जैसे बनास नदी के बारे में आप भी हम और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन बनास नदी चंबल, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये एक तंत्र हो जाते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र रहेगा। चंबल नदी, चंबल नदी जिसको हम चर्मणवती, नित्यवाही, सदा नीरा या कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए पहली बात तो ये आती कहां से, ये आती है चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, कोटा से बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये निकल जाती है। ठीक है, और धौलपुर होते हुए ये मुरादगंज, इटावा के अंदर जाके यमुना से मिलती है। और इस प्रकार ये तीन स्टेट के अंदर बहने वाली नदी हो जाती है। एक आपके एमपी के अंदर, एक राजस्थान में और एक यूपी में। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पढ़ लेते हैं। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। तो कहां से इसका, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हुआ है। महू जिले में स्थित जाना पाव की पहाड़ियों से ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करेगी। तो ये कौन सी जगह पर प्रवेश इसका कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी जगह पे, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करेगी और कोटा व बूंदी जिलों से बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाएगी। ठीक है, अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादागंज के स्थान पे यमुना नदी में मिल जाती है, जैसा कि अभी हमने इस बारे में चर्चा करी। ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्तौड़, चित्तौड़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए मुरादागंज में जाकर ये मिल जाती है। और कहां से शुरू होती है, एमपी के जाना पाओ की पहाड़ियों से। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1051 किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है। 1051 किलोमीटर नदी की लंबाई है, जबकि राजस्थान में ये 135 किलोमीटर के एरिया के अंदर बहती है। ठीक है, और 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री होती है दोस्तों, आप यहां पर ये चीज जो देखते हैं, इसके इस तरफ वाला इलाका आपका एमपी का है और इसके इस तरफ वाला इलाका आपके राजस्थान का है। तो ये पूरी की पूरी एक सीमा बना रही है ना यहाँ पर, और ये सीमा आपकी जो एक लंबी सारी एक सीमा बनाती है जो यूं इस तरीके से। तो ये 250 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्यीय सीमा इसको हम कहते हैं। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है, अंतरराज्यीय सीमा दो राज्यों के बीच की जो सीमा होती है उसको अंतरराज्यीय सीमा, और दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ठीक है, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। ये भारत की एकमात्र नदी है तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों से होकर बहती है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली भारत की ऐसी नदी है जो, ये जैसे ये भारत का अगर नक्शा है,
तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, जबकि आप देखते हैं कि ऊपर का जो एरिया होता है वो हिमालय का एरिया होता है और सारी नदियां जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ बहती है। तो ये नदी भारत की ऐसी नदी भी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, चलिए, चंबल अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है, वो हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है। यहाँ पर ये चंबल घाटी परियोजना का परिदृश्य आप सामने देख पा रहे हैं। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं दोस्तों। अब 4 बांध में से एक तो है गांधी सागर जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर बांध, कहां पर है, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है जवाहर सागर बांध, जो राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़ में होगा, जवाहर सागर बांध आपका कोटा में होगा, और कोटा बैराज में ही एक और होगा कोटा में। तो कोटा के अंदर ये आपके 2 बांध हैं जो कोटा के अंदर है, जिसका नाम है जवाहर सागर और कोटा बैराज। आपका एक बांध है चित्तौड़ के अंदर, ठीक है, जिसको राणा प्रताप सागर बांध कहते हैं, और एक बांध है मंदसौर गांधीनगर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी सागर, सॉरी गांधीनगर नहीं, गांधी सागर में, ये गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, गांधी सागर बांध। ठीक है, तो ये है आपके एमपी के अंदर। तो अब देखिए, पहली बात इसमें जो 2-3 चीजें अपन ध्यान देंगे, सबसे बड़ा अगर बांध की मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा बांध होगा गांधी सागर बांध। लेकिन राजस्थान का अगर सबसे बड़ा बांध होगा, ये चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध, मंदसौर वाला। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पे कौन सा है, तो वो होगा राणा सागर बांध। ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, चलिए इस बारे में और चर्चा करते हैं। इस परियोजना में 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, जिनमें 3 बांध राजस्थान में स्थित है, मैंने आपको बता दिया 3 बांध कौन से, राणा प्रताप, जवाहर और कोटा बैराज, तथा एक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा है, गांधी सागर बांध। राजस्थान में स्थित 3 बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है, जबकि मध्य प्रदेश में कौन सा हो गया, गांधी सागर बांध हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, द्वारका दास इसके ठेकेदार थे गांधी सागर बांध के, जिन्होंने अब तक का सबसे सस्ता बांध को क्रिएट किया था। एशिया का सबसे सस्ता बांध का निर्माण करने वाले द्वारका दास नाम के ठेकेदार थे, जिन्होंने गांधी सागर बांध का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सहायक नदियों पे आते हैं तो काली सिंध, आहू, पार्वती, परवन, बनास, अलानिया, बामणी, कुराल, मेज, सीप, कुनू, छोटी काली सिंध। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो होगी वो कौन सी रहेगी, बनास रहेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपकी चंबल नदी बह रही है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी नदियां, यहां से आपकी मेज नदी, यहां से आपकी बनास नदी। तो 2 नदियां आपके, जो नदी का अगर बहाव क्षेत्र इस तरीके से है, तो लेफ्ट साइड से आपकी 2 नदियां मिलती हैं, एक मेज और एक आपकी बनास नदी। ठीक है, तो ये 2 नदियां आपके लेफ्ट साइड से मिलती है, बाकी की सारी नदियां कहां से मिलेगी, आपके राइट साइड से मिलती है। अब यहाँ पर जो सीधी नदियां मिलती हैं वो मिलती है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी, मेज नदी और चंबल नदी ये यहाँ पर मिल रहे हैं। चंद्रभागा जो है काली सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आहू नदी भी काली सिंध की सहायक नदी है, और परवन जो है वो भी काली सिंध की सहायक नदियां हैं। तो ये तीनों नदियां जो है कौन सी, परवन, आहू और चंद्रभागा, ये किसकी, काली सिंध की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां जो उस नदी में मिलके और फिर आगे बढ़ती है, और ये किस में जाके मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। उसी प्रकार से पार्वती नदी की बात मैं करूं तो पार्वती नदी भी कहां पर, पार्वती नदी भी आपके कहां जा रही है, चंबल में जा रही है। उसी प्रकार सीप नदी जो है वो भी आपके चंबल में जा रही है, और सारी नदियां मिलकर चंबल में मिलती है, और चंबल इटावा में, ये मुरादागंज नामक जगह पे इटावा के अंदर जाकर क्या, यमुना के अंदर मिल जाती है, और यमुना आगे जाकर किस में मिलती है, गंगा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सहायक नदियां जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, डांग क्षेत्र, इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें पानी के कटाव से, अपरदन से क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, जिसको हम डांग क्षेत्र कहते हैं, और इन्हें दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन का क्या मतलब होता है दोस्तों, इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है कि आप उधर कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं कर सकते हो। व्यापारिक गतिविधि लाइक होटल नहीं खोल सकते हो, कोई वहां पे ढाबे नहीं खोल सकते हो, इस तरह के कोई भी
व्यापारी गतिविधि वहां पर नहीं कर सकते हो। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा पता होगा डॉल्फिन जो होती है वो या तो चंबल में पाई जाती है, और या फिर अगर चंबल के बाद में हम बात करेंगे तो वो गंगा में पाई जाती है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, यह अभ्यारण्य प्राकृतिक रूप से रहने वाले घड़ियालों का आवास है और 75% घड़ियाल इसी के अंदर रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि 75% घड़ियालों की जो प्रजनन स्थली कह लो या सुरक्षित स्थान कह लो वो कौन सा होगा, चंबल कहलाएगा। इसके बाद हम काली सिंध नदी पे आ जाते हैं। ये नदी मध्य प्रदेश के बांगली गांव, कहां से निकल रही है दोस्तों, बांगली गांव मध्य प्रदेश से देवास से निकलती है, झालावाड़ के रायपुर में राजस्थान में ये प्रवेश करती है। कहां पर, झालावाड़ में ये प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा में बहती हुई कोटा में ये चंबल में मिल जाती है। तो जैसे ये यहाँ से निकल रही है तो ये किस में, कोटा के अंदर चंबल के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है, आहू, परवन, निवाज, उजाड़, चोली इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर कोटा में हरिश्चंद्र बांध भी बना हुआ है। ठीक है, तो कोटा में यहाँ पर एक बांध बना हुआ है और काली सिंध नदी पर यह बांध है। तो हरिश्चंद्र आपको ये याद रख लेना है, कहां पर होगा, कोटा में हरिश्चंद्र बांध, और किस नदी पर, काली सिंध नदी पर बना होगा। इसके बाद बात करते हैं आहू नदी। यह मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से निकलती है, झालावाड़ के नंदपुर राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा की सीमा बहती हुई झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा भी था कि और यहाँ पे गागरोन का किला भी आपका आता है। तो काली सिंध नदी जो काली सिंध है वहां पर, ये कहां पर, झालावाड़ में। ठीक है, तो ये काली सिंध निकलती है, यहाँ से चंबल निकलती है, और यहाँ से जो आहू है वो इसके अंदर मिल जाती है, किसमें, काली सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट आता है पीपलाज। पीपलाज नदी झालावाड़ के पंच पहाड़ तहसील से पहाड़ियों से निकलकर आहू नदी में बाईं ओर से झालावाड़ जिले में ही मिल जाती है। तो यहाँ से जैसे आहू नदी है और इसी में ये आके मिलती है कौन सी, पीपलाज। तो पीपलाज किसकी सहायक नदी हुई, आहू नदी की सहायक नदी हुई, और ये झालावाड़ के जो पहाड़ियां है पंच पहाड़ उन्हीं में से निकलती है और आहू नदी में झालावाड़ में ही जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट आता है पार्वती। मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है, बारा के करिहाट में राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको ये देखिए ये करिहाट और ये याद नहीं करना है, आपको मेन चीज है मध्य प्रदेश से निकलेगी, कहां से निकल रही है, एमपी से निकल रही है, और राजस्थान में कहां पर प्रवेश कर रही है, बारा में प्रवेश कर रही है। फिर बारा से ये कोटा में बहती हुई सवाई माधोपुर कोटा की सीमा में चंबल पे मिल जाती है। तो ये इस पे बहती हुई, और ये जो यहाँ से ये जो चंबल आ रही है इसी पे सवाई माधोपुर के पॉइंट पे जाके मिल जाएगी। तो इस तरीके से पार्वती जो सीधी सहायक नदी किसकी हो गई, चंबल नदी की हो गई है। ठीक है, और कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, बारा, बारा से कोटा होते हुए कहां पर, सवाई माधोपुर में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, कोटा की सीमा पे चंबल में मिल जाती है। अंधेरी नदी इसकी सहायक नदी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी की ही सहायक नदी अंधेरी नदी कहलाती है। ये आप अच्छे से याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परवन की बात कर रहे हैं, परवन नदी, ये अजनार घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकल रही है, वही एमपी के विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, झालावाड़ राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश कर रही है, झालावाड़ में प्रवेश कर रही है। झालावाड़ में बारा में बहती हुई, बारा में काली सिंध में जाके ये मिल जाती है। कहां पर मिलेगी दोस्तों, काली सिंध नदी में जाके ये मिल जाती है। तो ये भी किसकी, परवन जो नदी है वो काली सिंध की सहायक नदी हुई। इसकी सहायक नदियां, और इसकी भी जो सहायक नदियां है वो निमाज, छापी, कालीखाड़, घोड़ा पछाड़ और धार है। आप समझ लीजिए, एक ये मेन नदी है या एक ये नाला है मान लीजिए, और इस पे जो इधर उधर से छोटे छोटे नाले मान लीजिए ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे नाले हैं ये सहायक नाले कहलाएंगे, और जो एक मेन नाला यहाँ पे चल रहा है वो आपका प्रमुख नाला कहलाएगा। उसी प्रकार जो मेन नदी चल रही है वो मेन नदी होगी, और जो इसमें आके मिलती जाती है वो सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, मनोहर थाना किला, परवन और उसकी सहायक नदी काली खाड़, काली खो, घोड़ा पछाड़ नदियां नदियों के संगम पर स्थित है। तो मनोहर थाना किला कहां पर स्थित होगा, काली खाड़, काली खो, घोड़ा पछाड़ नदी के संगम पर
स्थित होगा, ठीक है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी परवन नदी के बाएं स्थान पर स्थित है। कहां पर? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? परवन नदी के बाएं किनारे पर, ठीक है। और कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में। हालांकि हम इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी मेनली हम ये पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कूनू नदी। कूनू नदी जो है वो मध्य प्रदेश के गुना से निकल रही है। तो ये भी कहां से आ रही है? मध्य प्रदेश से आ रही है। 12 जिले के अंदर, 12 जिले में ये प्रवेश करेगी और 12 जिले से पुणे ये मध्य प्रदेश में होकर पुणे मध्य प्रदेश में बहकर करौली की सीमा पर चंबल में चली जाएगी। मतलब ये यूं आएगी 12 से टच करके और सीधे कहां पर जाएगी दोस्तों? मध्य प्रदेश से होते हुए करौली की सीमा पर, यहां से जो चंबल बहती हुई जा रही है, ये आपकी कोटा, कोटा सवाई माधोपुर करौली होते हुए ये जो चंबल बह रही है, ये यहां पर जाकर मिल जाएगी। तो ये 12 के अंदर पहले एंटर करेगी, 12 से वापस एमपी में जाएगी और फिर वहां से सीधा करौली में जाकर चंबल के अंदर मिल जाएगी। तो कूनू नदी जो है, और आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क भी इसी नदी के नाम पे बनाया गया, जहां पर चीते जो हैं वो लाए गए थे। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। चाकण नदी की बात कर रहे हैं। चाकण नदी बूंदी जिले के छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है, जो सवाई माधोपुर के करणपुरा गांव में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर ये छोटे 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 नदी नालों से मिलके और सवाई माधोपुर के अंदर ये जाती है, और कहां पर? चंबल जो रिवर है उसमें जाके सवाई माधोपुर में जाकर ये मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे नाले जो कि बूंदी से ये बनते हैं, इसको हम कहते हैं चाकण नदी। मैं दोबारा यहाँ पे भी लिख देता हूं, चाकण नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेज नदी की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है अब? मेज नदी की। मेज नदी भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी जिले में बहकर लाखेरी के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो कहां से? भीलवाड़ा से ये चलेगी, ठीक है, और कहां पर जाएगी? भीलवाड़ा से होते हुए ये बूंदी, बूंदी के बूंदी के निकट चंबल नदी में। तो देखिए ये जो आपकी ये बाउंड्री, ये देखिए ये यहाँ से ये जाती हुई जा रही है इस तरीके से आगे, जो करौली धौलपुर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर, यहाँ से तो ये निकलेगी कौन सी जगह से? भीलवाड़ा का ही ये पार्ट है। भीलवाड़ा के पार्ट से निकलते हुए बूंदी के में चंबल के अंदर जाके ये मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि भीमलत जलप्रपात भी बूंदी जिले में मांगली नदी के पर स्थित है। बूंदी जिले में एक नदी बहती है मांगली नदी, और उस पे है भीमलत प्रताप, ठीक है, प्रपात। अच्छा, जलप्रपात क्या चीज होती है वो भी समझ लीजिए। जलप्रपात होता है झरना जो ऊपर से आके नीचे गिरता है, जैसे अपन कहते हैं ना वाटरफॉल्स जिसको कहते हैं, ये जलप्रपात वो वाली चीज है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, और वो आती है बनास नदी, जिसको हम कहते हैं वन की आशा, वर्णा नाशा या वशिष्ठी, ठीक है। वर्ण आशा, वन की आशा, या बनास नदी या वशिष्ठी। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान में पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी, कहां से हुआ है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़, जो कि कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। आप यहां पर देख रहे हैं नक्शे में, राजसमंद से यहां से ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहां पर भी कहा? खमनोर की पहाड़ियां। याद कर लीजिएगा कि राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से ये चालू होती है। फिर राजसमंद से चित्तौड़गढ़, देखिए राजसमंद से कहा? चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा शाहपुरा केकड़ी टोक। तो यहां से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक, और फिर जिलों को होती हुई अंत में सवाई माधोपुर, यहां पर जाके किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। तो देखिए ये क्या हुआ? खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कहां पर? राजसमंद, राजसमंद से चालू होती है भीलवाड़ा शाहपुरा, जो कि शाहपुरा किसका? भीलवाड़ा का पार्ट था, अब विखंडन हो गया है। तो शाहपुरा, शाहपुरा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में कहा? चंबल नदी में जाकर ये मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां तक की अपन ने बात पढ़ी। आगे देखते हैं। सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में ये विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई आ जाती है, ठीक है, जो कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के राजसमंद से चालू के सवाई माधोपुर में मिल गई है, तो पूर्णतः कहाँ? राजस्थान में। लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बंगाल की खाड़ी की नदी है,
क्यों? क्योंकि ये चंबल में मिली, चंबल यमुना, यमुना गंगा और गंगा ब्रह्मपुत्र, और वहां से कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बनास के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, इस नदी पर दो बांध भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी एक बार अपन देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट। चलिए, इस नदी पर कितने बांध बनाए गए? दो बांध बनाए गए। पहला बीसलपुर बांध और दूसरा ईसरदा बांध। तो बीसलपुर बांध जो है वो तो कहां पर है? टोंक में बनाया गया है। और ईसरदा बांध जो है वो कहां पर? सवाई माधोपुर में बनाया गया है। इससे जयपुर जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है। किससे? बीसलपुर के पानी से। बिगोंद भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा जिले में बिगोंद नामक स्थान पे बनास नदी में बेड़च और मेनाल नदियां आकर मिलती हैं। केवल बेड़च और मेनाल नदियां बनास में दाईं तरफ से मिलती हैं। देखिए, बेड़च और मेनाल, ये आप यहां पर ये देख रहे हैं, ये आपकी बेड़च नदी है और ये आपकी मेनाल नदी है। और नदी का जो क्रम है वो यूं चल रहा है। तो राइट तरफ से बेड़च और मेनाल नदी, ये दो नदियां जो हैं वो इस तरफ से आ रही हैं, राइट तरफ से आ रही है। और बाकी सारी नदियां आप देख पा रहे हैं कहां से आ रही है? लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, तो बेड़च, मेनाल और आपका बनास नदी, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो बेड़च है, गंभीरी है, कोठारी है, मेनाल है, खारी, डाई, माशी, मानसी, बाड़ी, सोहादरा, सोडरा, मोरेल, ढूंढ, ढील और काली सिंध। ठीक है, तो सॉरी, काली सील। एक बार बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा, काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है, जबकि काली सील जो है, काली सील जो है वो किसकी सहायक नदी हो गई? वो बनास की सहायक नदी हो गई। बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, कितना? 46,570 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लूनी का है, फिर चंबल का है, फिर माही का है, और ये नदियां आती हैं। तो सर्वाधिक जल ग्रहण की अगर बात करेंगे तो वो किस में आएगा? बनास में। बनास के बाद लूनी, लूनी के बाद चंबल, चंबल के बाद माही। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बेड़च नदी या आयड़ नदी। राजस्थान में उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। तो राजस्थान में उदयपुर जिले की कौन सी? गोगुंदा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये उदयपुर के अंदर जो ये पहाड़ियां हैं वो गोगुंदा उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ियों से किसका उद्गम हो रहा है? आयड़ का। आयड़ नदी देखिए ये वाली चल रही है, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये उदय सागर झील है। ठीक है, अब ये उदय सागर झील भी यहाँ पर क्यों रखी गई है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। आरंभ में इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। मतलब ये कि यहां से जब ये चली है तो इसको हम क्या कहते हैं? आयड़ नदी कहते हैं। और उदय सागर से जब ये क्रॉस करती है, उदय सागर में इसका पानी जाता है, यहाँ से क्रॉस करती है, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? बेड़च नदी हो जाता है। ठीक है, तो बेड़च नदी कब कहलाती है? उदय सागर झील को क्रॉस करने के बाद। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर। ये नदी उदयपुर, चित्तौड़ जिलों से होकर बहती हुई, ठीक है, अंत में भीलवाड़ा जाती है। तो उदयपुर, चित्तौड़ होती हुई कहां जाती है? ये भीलवाड़ा जाती है, और भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। और राजसमंद से भीलवाड़ा, शाहपुरा होते हुए ये कौन सी जा रही है? बनास नदी जा रही है। तो बनास नदी के अंदर ये कौन सी नदी मिल जाती है? आपकी बेड़च नदी। जो बेड़च नदी उदय सागर झील से पहले कौन सी है? आयड़ नदी कहलाती है। तो इस तरीके से चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इसमें मिलती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों? गंभीरी नदी इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बेड़च या आयड़ नदी की। ठीक है, गंभीरी नदी की बात कर रहे हैं हम। गंभीरी मध्य प्रदेश के जावरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो पहली बात बस इतना सा याद कर लो कहां से निकलती है। देखो, एमपी की जो एक स्पेशल जो नदी के बारे में पूछा जाएगा कौन सी पहाड़ियों से, तो जाना पाओ के पहाड़ियों से चंबल नदी के बारे में पूछा जाएगा। बाकियों में बस इतना सा पूछा जाता है कहां से निकल रही है, तो एमपी से निकल रही है। कहां से? रतलाम से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में। मतलब ये चित्तौड़गढ़ में एंट्री करती है, प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास। ये बेड़च नदी, कौन सी नदी दोस्तों? बेड़च नदी, जो कि यहां से ये निकल रही है दोस्तों। तो बेड़च नदी में ही जाके ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये गंभीरी जो है, अभी अपन ने यहाँ पर देखिए जस्ट इसमें पढ़ा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी इसमें मिलती है।
तो ये जो उदयपुर से निकल रही है, उदयपुर से कहाँ, चित्तौड़, उदयपुर से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, तो यहीं पे आपकी जब ये अपनी जो कौन सी है, गंभीरी नदी मध्य प्रदेश से होती हुई चित्तौड़ में, यहाँ पर इसके अंदर किस में मिल जाती है, बेड़च नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गंभीरी के बाद आती है कोठारी नदी, राजसमंद के दिवेड़ से निकलती है, राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल जाती है। ठीक है, राजसमंद से ही निकलती है भीलवाड़ा, और यहाँ से ही ये वो निकल रही है कौन सी, बनास, तो उसी में जाके ये सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। भीलवाड़ा का मंडलगढ़ कस्बे में इसी पर मेजा बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ होगा, मेजा बांध, और मेजा बांध कौन सी, कोठारी नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। खारी नदी की बात हो रही है, राजसमंद के बिजराल गांव से निकलती है। बस आप इतना सा याद करें कि कहां से निकलती है, तो राजसमंद से निकल रही है। ठीक है, राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से केकड़ी, केकड़ी से टोंक, बहती हुई टोंक के देवली में, और टोंक के देवली में, और यहीं से देखिए आपकी एक नदी और निकल रही है, उसका नाम क्या है, बनास नदी है। तो ये सवाई माधोपुर, और यहीं से जाती है आपकी चंबल। तो ये है आपकी बनास नदी, ये आपकी हो गई खारी नदी। ठीक है, और ये नदी आपकी हो गई चंबल नदी। तो ये कौन सी, देवर से ही राजसमंद से निकलेगी, और कहां पर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, खेकरी, कोटा, टोंक, सॉरी टोंक होते हुए किसमें, बनास में मिल जाएगी। बनास किसमें, चंबल में, चंबल किसमें, यमुना में, और यमुना किसमें, गंगा में, होते हुए कहां चली जाएगी, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसके बाद दोस्तों आती है मानसी नदी। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास, कौन से, भीलवाड़ा जिले के करेरा गांव के पास से निकलकर, तो भीलवाड़ा से निकलती है, बस इतना से याद कर लीजिए, निकलकर केकड़ी और शाहपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये, सॉरी इस जगह नहीं, यहाँ से केकरी, केकरी से शाहपुरा, ठीक है, जिले की सीमा पर खारी नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों, खारी नदी के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक याद रखेंगे मानसी नदी के बारे में, कि मानसी नदी जो है वो भीलवाड़ा जिले से निकलेगी आपके। ठीक है, तो केकड़ी के शाहपुरा, केकड़ी, तो यहाँ से भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी होते हुए और किस में मिल जाएगी, खारी नदी के अंदर जाके मिल जाएगी। ठीक है, मानसी नदी की बात हो गई है। नेक्स्ट आती है डाई नदी। डाई नदी अजमेर जिले की नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से, कहां से, अजमेर जिले की नसीराबाद, नसीराबाद छावनी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति जो कहां पर थी, अजमेर में थी। तो नसीराबाद तहसील की अरावली पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियां अजमेर से निकलती है ना, तो पहाड़ियों से निकलकर अजमेर, केकड़ी, टोंक, ठीक है, तो अजमेर, केकरी और टोंक, ठीक है, में बहकर बीसलपुर के निकट किसमें मिल जाएगी, बनास नदी के अंदर मिल जाएगी। तो यहां से ये बनास निकल रही है, तो अजमेर, केकरी और टोंक में बहती हुई कौन सी नदी, डाई नदी, किसमें मिल जाएगी, बनास के अंदर मिल जाएगी। तो डाई किसकी सहायक नदी हुई, बनास की सहायक नदी हो गई है। नेक्स्ट आता है माशी नदी। माशी, बनास की सहायक नदी माशी अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। तो अजमेर में आपको पता होगा किशनगढ़ है। ठीक है, टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहां से निकलती है, अजमेर की किशनगढ़ से, और कहां पर मिलती है, टोंक के बनास में, जयपुर ग्रामीण के सामोद पहाड़ियों से भी। ठीक है, तो एक तो हो गई माशी जो कि अजमेर से निकलकर टोंक, टोंक में कौन सी, बनास के अंदर मिल जाएगी, और दूसरा जयपुर ग्रामीण में सामोद की पहाड़ियों से निकलती है बांडी नदी। तो ये अर्बन है, ये कौन सी हो गई, बांडी नदी। ठीक है, तो बांडी नदी निकलकर टोंक में माशी नदी में मिलती है। तो ये सॉरी, ये किस में मिल रही है, आपकी माशी नदी में। ये आपकी माशी नदी हो गई, ये आपकी अर्बन से निकली बांडी नदी। तो बांडी नदी घुसी माशी में, और माशी नदी इसका मेन जल लेकर कहां पर गई, बनास में। ठीक है, तो माशी में मिलती है सोडरा या सोहादरा नदी, भी माशी की सहायक नदी है। एक और नदी है, और उसका नाम क्या है, सोहादरा। ठीक है, क्या नाम है, सोहादरा। तो सोहादरा नदी, बाडी नदी, दोनों माशी नदी की सहायक नदी है, और दोनों ये माशी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो बनास की सहायक नदी है। बीसलपुर के बांध के पास में बनास नदी में सबसे पहले माशी नदी टोंक में मिलती है,
उसके बाद ढील और फिर मोरेल नदियां सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि क्या आपके बीसलपुर जो बांध है के बाद में, जब बीसलपुर बांध टोंक के अंदर है, टोंक के जस्ट बाद में बनास नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? माशी नदी। उसके बाद ढील और फिर मोरेल नदी जो है वो बनास नदी में जाकर मिलती है। इसके बाद आते हैं ढील नदी। ढील या धील नदी टोंक के बावली गांव से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी है गुड़िया। देखिए, ढील नदी टोंक के बावली से निकल के कहा सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है और सवाई माधोपुर के अंदर ही यहाँ पर ये बनास आती है, यहाँ से ये चंबल आ रही होती है। तो आपके ढील जो है, ढील किससे मिली? आपकी बनास से। बनास किससे मिली? चंबल से। ठीक है, और ढील की एक सहायक नदी है और इसका ढील की सहायक नदी का नाम है गुड़िया, गुड़िया नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं मोरेल नदी। जयपुर ग्रामीण के चैनपुरा बस्सी गांव से निकलती है। कहां से निकल रही है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर जो रूरल पार्ट है, कौन सा पार्ट है? जयपुर रूरल पार्ट से निकल रही है। ठीक है, निकलती है, फिर दौसा, दौसा से गंगापुर सिटी और गंगापुर सिटी से होते हुए सवाई माधोपुर में मोरेल बांध जो है वो इस पर बंधा हुआ है। तो ठीक है, तो ये यहाँ से निकलते हुए गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर के इस जगह पे जाकर ये मिल जाती है और गांव के निकट बनास में ये मिल जाती है। तो यहाँ से देखिए अपने जो सवाई माधोपुर होते हुए ये वो निकल रही है अपनी बनास नदी। तो और जो अपनी मोरेल नदी है वो कहाँ से निकलेगी? जयपुर रूरल से निकलेगी, जयपुर ग्रामीण से, जयपुर ग्रामीण से दौसा, दौसा से गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी में, ठीक है, सवाई माधोपुर में इसी नदी पर क्या बना है? मोरेल बांध बना हुआ है। जहां पर मिलने से पहले मोरेल बांध किस नदी पे? मोरेल नदी पे, और बनास में। बनास किस में मिलती है? यमुना में। अगर आप कर रहे हैं स्टेनो की तैयारी तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हैं। अगर अभी भी एडमिशन ओपन है, अगर आप आरएसएम, एसएसबी, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार 987060 पे कॉल करके और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड और सबसे परफेक्ट डिजिटलाइजेशन के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अधिक जानकारी जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है काली सील नदी। काली सिंध नदी एक अलग थी, काली सील नदी अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। काली सील मोरेल की सहायक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी हुई? मोरेल की सहायक नदी हुई, जो कि कहाँ से निकल रही थी? मोरेल जयपुर ग्रामीण से निकल रही थी, दौसा, दौसा होते हुए गंगापुर सिटी होते हुए सवाई माधोपुर जा रही थी ना, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो काली सील मोरेल की सहायक नदी जो करौली से निकलकर सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिलती है। कहाँ से? करौली से निकलती है सवाई माधोपुर में, यहाँ से वो जो आ रही है उसमें आके वो मिल जाती है। ठीक है, तो काली सील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट आता है, करौली का केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो काली सील नदी के किनारे बना हुआ है। काली सील मोरेल नदी की सहायक नदी है, जबकि काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है। इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी राजसमंद के आमेट से निकलकर भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। अब देखिए चंद्रभागा नदी जो है वो कहां से? चंद्रभागा नदी राजसमंद से चालू होकर, ठीक है, भीलवाड़ा में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। तो किस नदी में जाके मिल जाती है? वो आपके बनास नदी में मिलेगी। कौन सी? चंद्रभागा। चंद्रभागा राजसमंद से शुरू होगी, कहां पर? भीलवाड़ा में जाकर मिल जाएगी। इसके बाद आता है ढूंढ या ढूंढ। जयपुर ग्रामीण के अचरोल, अचरोल या अजरोल, ये दोनों ही जगह का नाम है, अचरोल या अजरोल से निकलती है जयपुर दौसा में बहती हुई। ठीक है, तो कहां से निकल रही है? जयपुर ग्रामीण, जयपुर रूरल, फिर दौसा। ठीक है, तो जयपुर दौसा में बहती हुई दौसा के लालसोट में ये मोरेल में मिल जाती है। दौसा से वो निकल रही है ना, कौन सी? मोरेल निकल रही है। तो मोरेल में जाके मिलती है कौन सी? जयपुर रूरल से ही निकलने वाली, जो जयपुर रूरल से जो निकलती है वो मोरेल में जाके मिलेगी। जयपुर रूरल से ही मोरेल भी निकल रही है, तो ये दौसा में जाके किससे? मोरेल से मिल जाएगी। इस नदी के कारण जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। आपको पता होगा जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी भाषा यूज होती है, वो यहाँ के लोग यूज करते हैं। तो जयपुर और जयपुर के आसपास ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी किस वजह से? जो ढूंढ या ढूंढ नदी है
इसी की वजह से इस यहाँ पर इस बोली का और इस चीज का प्रचलन हुआ। बाणगंगा नदी की बात अब करने जा रहे हैं। एक मान्यता के अनुसार अर्जुन ने एक बाण से इसकी धारा निकाली थी और इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा जो है, ठीक है, ये भी कहां पर, जयपुर से निकलती है। अब देखिए, पहले तो जो कोटपुतली था दोस्तों, कोटपुतली जयपुर का पार्ट था, लेकिन अब कोटपुतली को जो है वो अलग जो जिला है वो बना दिया गया है। तो लगभग 380 किलोमीटर लंबी इस नदी का उद्गम कोटपुतली बहरोड जिले में है। पहले ये जयपुर में आया करता था और अब किस में चला गया है, कोटपुतली में चला गया है। तो कोटपुतली बैराट की पहाड़ियों से ये इसका उद्गम होता है। ये जयपुर ग्रामीण, ठीक है, तो कोटपुतली से जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण से दौसा, दौसा से भरतपुर में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में, ठीक है, भरतपुर से इसी से जस्ट जुड़ा हुआ होता है आगरा अपने। तो आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पे, कहां पे, यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी, बाणगंगा। कहां से निकली, कोटपुतली, कोटपुतली से जयपुर ग्रामीण से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से आगरा, आगरा के पास में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी क्योंकि उसको अर्जुन ने बाण से जो है प्रकट किया था, उसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसके उपनामों की बात करूं तो इसे खंडित, रुंडित, ताला नदी भी कही जाती है। इस नदी के तट पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी, बैराट सभ्यता। अगर कहीं पूछा जाता है तो वैसे बैराट भी याद कर लीजिएगा कि बैराट सभ्यता का उद्गम भी किस पे, बाणगंगा नदी के किनारे हुआ था। राजस्थान में बैराट नामक स्थान पर ही मौर्य युग के अवशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मौर्य युग के अवशेष किस नदी के किनारे पाए जाते हैं, तो बाणगंगा नदी के किनारे पे पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक थी गंभीरी नदी, ठीक है, और एक है गंभीर नदी। अब यहाँ पर देखिए, उटगन नदी, गंभीर नदी करौली जिले के महू के लांगरा गांव की पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर जिले में बहती हुई उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा से लगती हुई फतेहाबाद जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखिए, गंभीरी जो है करौली जिले के महू से निकलेगी, ठीक है, और भरतपुर, करौली, करौली से भरतपुर, भरतपुर आगरा, आगरा में यमुना से जाकर क्या है, ये मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गंभीर नदी जो है वो किससे मिल रही है दोस्तों, इसको क्लियरली कर लीजिए, गंभीर, बहुत गंभीर होकर वो यमुना से मिलती है। और यहां पर हम एक बार गंभीरी को भी देखते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए, गंभीरी नदी पे आइए, तो मध्य प्रदेश के से तो गंभीरी निकलती है। कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है, चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी कहां से, उदयपुर से निकलती है, जो आयड़ नदी कहलाती है, उदय सागर होने के बाद बेड़च निकलती है, उसमें मिल जाती है। तो ये तो गंभीरी की बात कर ली अपन ने, ठीक है। और अभी जो अपन ने पढ़ी गंभीर नदी, ठीक है, तो गंभीर नदी पे यहाँ पर अपन आते हैं। तो गंभीर नदी कहाँ से, करौली से इसका उद्गम हुआ है, और करौली से उद्गम होने के बाद में भरतपुर होते हुए ये यमुना में चली गई है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। चलिए, अरवारी नदी की बात कर रहे हैं। अरवारी नदी, इसका उद्गम कहां से है, अलवर से है। तो अलवर जिले के सरिस्का की पहाड़ियों से, सरिस्का आपका वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि अरवारी जो है वो सरिस्का अभ्यारण्य से निकलती है। सरिस्का की पहाड़ियों से थानागाजी के पास सकरा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है, सकरा, सरिस्का से सरका, ठीक है, सरिस्का सरका, सरका बांध से ये निकलती है। ये नदी बिल्कुल मृत हो चुकी थी, लेकिन तरुण भारत संघ और जल पुरुष राजेंद्र सिंह, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राजेंद्र सिंह कौन है, जल पुरुष कौन है, वो राजेंद्र सिंह है। और तरुण भारत संघ के सामूहिक प्रयासों के कारण इसे वापस पुनर्जीवित किया गया, और यह आगे चलकर उडगन नदी गंभीर नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये गंभीर की सहायक नदी है अरवारी नदी। और दोस्तों, इस तरीके से ये सारी जो नदियां हैं, और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको एक बार इस चीज को बता देता हूँ। जो गंभीर नदी थी, गंभीर नदी किसका पार्ट हुई, यमुना का पार्ट हुई, ठीक है। तो गंभीर नदी किसका पार्ट हुई, करौली से निकली, भरतपुर होते हुए यमुना, और यमुना से गंगा में होती हुई निकल गई। तो अरवारी नदी भी किसका पार्ट हुई, गंभीर नदी का पार्ट, जो गंभीर जो है उसकी सहायक नदी है।
अरवारी नदी। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपकी जो सारी नदियां हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये बंगाल के खाड़ी के तरफ जाने वाली सारी नदियों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है और ऑलमोस्ट आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग आपके लिए एक क्वेश्चन बुक भी बना रहे हैं जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो अवेलेबल होंगे और गारंटी है इस बार 180 पार, 200 में से 180 नंबर मैं आपको दिला के रहूंगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग बस पढ़ते जाइए। इसके बाद में अब हम जो अपवाह तंत्र पढ़ेंगे वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। अभी हमने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ा है, अब अरब सागरीय अपवाह तंत्र पे हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेकर आऊंगा। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और आप साथ ही साथ स्टेनो की भी तैयारी आप अपनी रेगुलर रखें, क्योंकि अगर स्टेनो नहीं होगी तो आपके 180 नंबर लाने से भी यहाँ पर कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।